दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज 12 नवंबर का एनालिसिस। तो 13 नवंबर का कल आ जाएगा एंड फिर सब्सिक्वेंटली क्योंकि फिर आते रहेंगे एनालिसिस। दिवाली करके थोड़ा डिले हो गया था। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं, व्हाई झारखंड इज सीकिंग सेपरेट रिलीजियस कोड फॉर सरना ट्राइबल्स। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई सरना ट्राइबल्स कहाँ के हैं, झारखंड के। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि भाई एक सेपरेट कोड लेकर आओ। ठीक है, इंक्लूड इट एज अ सेपरेट कोड इन द सेंसस जो होगा 2021 में। ठीक है, सरना रिलीजन को रिकॉग्नाइज करने की बात बोली गई है। अब सरना रिलीजन है क्या भाई, ये क्या मानते हैं, जल जंगल और जमीन, ये कंसेप्ट है इनका। पेड़ों की प्रार्थना करते हैं, हिल्स की भी प्रार्थना करते हैं और जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, माना जा रहा है कि 50 लाख ट्राइबल्स है एंटायर कंट्री में जो अपने रिलीजन को सरना लिखवाते हैं सेंसस में। ठीक है, क्योंकि और पर सेंसस में तो रिलीजन तो वही है, हिंदू मुस्लिम सिख एंड बुद्धिस्ट जैन पारसीज, यही रिलीजन है। तो इसको बोला गया है कि एक अलग से इसका कोड होना चाहिए। इशू क्या है, क्योंकि मेनी ऑफ द ट्राइबल्स ने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, यानी इसीलिए जो ट्राइबल्स है ना, तो वो अपने आप को उस चीज में लिखवाने के लिए द स्टेट हैज मोर देन 4% क्रिश्चियंस एंड मोस्ट ऑफ हुम आर ट्राइबल्स। तो इससे क्या होता है, जो प्रॉपर ट्राइबल्स है ना उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, जबकि क्रिश्चियंस वो सारा बेनिफिट ले जाते हैं, कन्वर्टेड लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो सेपरेट कोड की जरूरत क्यों है, पॉपुलेशन ऑफ सरना ट्राइबल हैज डिक्लाइन हो गई है काफी, 38.3% से 26% के आसपास। वन ऑफ द रीजन क्या है, क्योंकि वो दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम करने और वहां पे उनके जो रिलीजन है बेसिकली या फिर जो कोड है उनके रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तभी बोल रहे हैं कि सेपरेट कोड की जरूरत है। ठीक है, एंड दूसरी स्टेट्स में उनको ट्राइबल भी नहीं माना जाता है। वट सेंस डज अ सेपरेट कोड मेक। बिटवीन 1871 टू 1951 ट्राइबल्स के पास डिफरेंट कोड होता था, पर चेंज कर दिया गया इसको 61 के आसपास। जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं व्हेन टुडे एंटायर वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है हम इन ट्राइबल से कुछ सीख सके, क्योंकि ये इनकी वो कह सकते हैं ना मास्टरी है इस चीज में, इन चीज को प्रोटेक्ट करना। एंड इनके जो रिलीजियस कोड में ही आता है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है। एंड अगर सेंटर अप्रूव कर देता है न्यू सरना कोड, तो सेंसस 2021 में इनको एक नया रिलीजन के रूप में इनको जगह मिलेगी। फिलहाल 6 ही रिलीजन आप बता सकते हो सेंसस में, हिंदू मुस्लिम या हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर सरना ट्राइब्स। देन लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया, चाइना ने बोल दिया कि भाई डिसएंगेजमेंट करेंगे। ठीक है, ये 8th राउंड हुआ था कॉप्स कमांडर टॉक्स का एंड चाइना ने बोला हम फिंगर 4 से फिंगर 8 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिंगर आपको पता ही होगा कि इस तरीके से डिवाइडेड है, जो माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि लद्दाख के पास, या ये देख लो इधर, तो ये है फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनली LAC यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, एंड ये तो चाइना का है, LAC इंडिया का यहाँ है, फिंगर 8 तक है, पर चाइना ने अब की बार क्या है कि यहाँ तक आ गए थे, फिंगर 4 तक आ गए थे। ठीक है, चाइना वाले। ठीक है, तो बल्कि ओरिजिनली उनको यहाँ तक रहना चाहिए था, तो इसीलिए वो स्टैंड ऑफ की दिक्कत आई थी। ठीक है, तो अभी चाइना वाले कह रहे हैं हम वापस फिंगर 8 पे चले जाएंगे। तो LAC का आपको डिस्प्यूट तो पता ही है, आई नीड नॉट रीइटरेट। ठीक है, चाइनीज तो ये LAC है जो चाइना और इंडिया को सेपरेट करती है और पैंगोंग सो के बीच में से जाती है, क्योंकि पैंगोंग सो ट्रांस नेशनल बेसिकली लेक है। इट रन्स थ्रू वाटर एंड इंडिया कंट्रोल्स 45 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेच ऑफ पैंगोंग सो एंड बाकी चाइना के पास पड़ता है। ठीक है, तो करंट साइट ऑफ कन्फ्रंट्रेशन कहाँ है, चांग चेनमो एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम नेचर। ये जो 8 फिंगर्स वाली जो माउंटेन है ना, इसको चांग चेनमो कहा जाता है। सो व्हाट आर द फिंगर्स हु कंट्रोल व्हाट, मैंने बता दिया है कि चाइना के अकॉर्डिंग तो ये है उनका LAC, मतलब 2 तक वो कर सकते हैं पेट्रोलिंग, जबकि इंडिया का 8 तक ही है। ठीक है, तो ये हमेशा कन्फ्रंटेशन रहता है। लुक एट 2/3 ऑफ द 134 किलोमीटर रेंज चाइना में पड़ता है एंड बाकी इंडिया में पड़ता है 45 किलोमीटर, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि यही नया यही अपडेट है कि उन्होंने बोल दिया हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। देन इज अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्कीम तो काफी पहले आ गई थी, बट इसका मोटा मोटा मुद्दा क्या है, आप इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन लेकर आओ, फिर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी, मतलब कि प्रोडक्शन से लिंक्ड होगी आपकी इंसेंटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्कीम है। ठीक है, अब इस तरीके में क्या है, बेस ईयर फिक्स कर लेंगे ऑन द इंसेंटिव फिक्स फॉर द, कि भाई मान लो 2017 है। ठीक है, 2017 है और अब की बार 2020 है, तो अब मान लो आप यहाँ पे 10 आइटम्स प्रोड्यूस करते थे, आपको 100 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे 2020 तक, तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा पाओगे। तो बेस ईयर फिक्स करेंगे, इंसेंटिव अवेलेबल कराएंगे कि 100 पे आपको इतना इंसेंटिव होगा, 200 प्रोडक्ट्स पे इतना इंसेंटिव होगा। ठीक है, एंड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन वुड बी 100 करोड़ के आसपास। फर्स्ट ईयर बेनिफिट
होगा काफी, इन केस ऑफ मोबाइल्स बता रखा है 6% के आसपास होगा। तो ये हम देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड है। तो बेसिकली अब ये इस तरीके की स्कीम क्यों लेकर आए, इसीलिए लेकर आए कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्योंकि बेसिक बात क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लेकर आए, एंड ताकि फिर एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होनी चाहिए, एंड हम सेल्फ रिलायंट या फिर आत्मनिर्भर हो सके। 10 सेक्टर कौन से हैं, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, सोलर की जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, सेल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, वाइट गुड्स सच एज एयर कंडीशनर्स एंड एलईडीज, तो ये सब में होता है। एंड मेडिकल डिवाइसेस भी इंक्लूडेड है, एग्जिस्टिंग है ये तो स्कीम। एड ऑन बेसिकली 10 और चीज कर दी है इसमें। पीएलआई क्या है, हमारा हमें खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं, फॉर मोबाइल फोन्स, फार्मा प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस। सो एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इसको लेकर आए थे, ताकि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जा सके जो कंपनीज बना रही है इस चीजों को, कि भाई तुम 15,000 की मान लो तुमने 1000 फोन बना ली तो तुम्हें इतना इंसेंटिव्स देंगे, 2000 बना ली तो इतना इंसेंटिव्स देंगे, ताकि लार्ज इन्वेस्टमेंट इधर अट्रैक्ट हो सके इन द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन। एम क्या है, इकोनॉमी ऑफ द स्केल बनाना, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कोर मैन्युफैक्चरिंग एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग वुड इन टर्न लिफ्ट एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट ज्यादा बेहतर होंगे, एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देन अबाउट गवर्नमेंट टू गवर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो ये बहुत जरूरी था आज के टाइम पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन हो गए, एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अल्ट बालाजी, तो ये सब गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको कंट्रोल में लेकर आएंगे अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल न्यूज, करंट अफेयर्स, कंटेंट वगैरह अब सब इसके अंदर आया करेंगे। एंड क्योंकि ये सेक्टर काफी अनरेगुलेटेड था, अब तक ऐसा कोई लॉ नहीं था, सिर्फ यही था, आईटी एक्ट ही था 2002 का जो इसको गवर्न करता था, ठीक है, और ऑटोनोमस बॉडी गवर्निंग डिजिटल कंटेंट, तो इतना एक स्पेसिफिक लॉ नहीं था, एंड नेसेसिटी मानी गई। एंड अक्टूबर लास्ट ईयर में बोला था कि एक नेगेटिव लिस्ट जारी करेंगे फॉर ऑफ डोंट्स फॉर द वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ठीक है, कि भाई इस तरीके के नहीं होने चाहिए आपके में कंटेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव्स की लिस्ट जारी करेंगे। और ऐसा हुआ भी, ठीक है, बोला गया कि आपको इस तरीके के 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स नहीं वो डिस्प्ले करने, ठीक है, डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली डिसरिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एम्बलम और फ्लैग और एनी विजुअल्स और स्टोरी लाइन दैट प्रमोट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू दिखाने के लिए कर सकते हो, पर प्रमोशन के लिए आप नहीं कर सकते। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, मीडिया सर्विसेज या एनी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर दैट ऑफर स्ट्रीमिंग मीडिया एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो सिर्फ उसमें मीडिया ही चल रहा हो, अब जैसे नेटफ्लिक्स अमेजन पे है, ठीक है, उसमें सिर्फ मीडिया ही मीडिया चल रहा होता है ना, तो एज अ स्टैंड अलोन, कि भाई वहां पे ढेर सारी स्टोरीज है, इस तरीके की चीजें होती है। अब कोई ऐप होगी करंट अफेयर्स की, तो वो नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उस पर सिर्फ प्योरली वो नहीं चल रहा और बहुत सारी चीजें चलती है। टर्म इज कॉमनली अप्लाइड ऑन वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बेसिकली वीडियो ज्यादा चालू होती है, उनको माना जाता है, बट ऑल्सो रेफर टू ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग सर्विसेज और इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशंस आती, तो इसमें सारे ही हैं, बट एक मतलब कॉमनली टर्म उसके लिए यूज की जाती है। ये सरकमवेंट करती है, मतलब बेसिकली बच के निकलती है आउट ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, क्योंकि पहले क्या होता था, पूरा आपको चैनल बनाना पड़ता था, तब आप टेलीकास्ट कर सकते थे। आजकल क्या है भाई, सीधा अमेजन प्राइम पे गए और वॉच कर लिया, है ना। सो केबल टेलीविजन प्रोवाइडर्स इन सबको सरकमवेंट मतलब बच के निकल के अपना अलग से ये चीज चालू करते हैं। एंड एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। सो इट इज एट योर लेजर, आप कभी भी मन चाहा कोई सी भी मूवीज देख सकते हैं, ये नहीं कि भाई संडे को 8 बजे सिंघम आएगी तो हमने वही देखनी है। पॉपुलैरिटी क्यों है, क्योंकि भाई हाई वैल्यू कंटेंट है और पैसे तो कम ही है। भाई वहीं पे फोन रिचार्ज कराओगे आप, वो 200 रुपये उसके भी लगेंगे, हम 300 रुपये लगा के हम अपना ऑनलाइन ज्यादा डेटा पैक डला लेंगे। ओरिजिनल कंटेंट आता है, कंपैटिबिलिटी होती है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, पासवर्ड शेयर हो सकता है ना इसका, तो इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी गेन हो रही है। देन व्हाट इज यूनिक मैरीटाइम क्लस्टर कमिंग अप एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात, ठीक है, तो जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, ठीक है, वहां पे बोल रहे हैं कि मैरीटाइम क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। अब ये देख लो, ये इस तरीके का गुजरात का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
की मैरीटाइम क्लस्टर। मैरीटाइम क्लस्टर का क्या मतलब है, मैरीटाइम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्लस्टर बनाएंगे, एक ग्रुपिज्म होगा वहां पे, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर होगा, मैरीटाइम इस तरीके की यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। वहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का ऑफिस भी होगा, अभी फिलहाल ये कांडला पोर्ट पे है, ठीक है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हब्स भी होंगे। क्या होगा कि भाई एक ही जगह पे सब इंटीग्रेटेड होगा, मतलब कि रॉ मटेरियल्स भी यहीं से प्रिक्योर हो जाएगा। आपको ये है कि दुबई वगैरह से अभी आते हैं हमारे पास काफी सामान, तो ये कि इंटरनेशनल सप्लाई कट हो जाएगी एंड हम डोमेस्टिकली सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ये है इसका मकसद, ठीक है। तो मैरीटाइम क्लस्टर बनाने की बात बोल रही है इन द गांधीनगर, ठीक है। एंड इट इज एग्लोमरेशन, मतलब कलेक्शन ऑफ फर्म्स, इस तरीके की इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस इन द मैरीटाइम सेक्टर जो जोग्राफिकली लोकेटेड हो आसपास, ठीक है, ताकि ज्यादा डिस्टेंस वगैरह, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट काफी कम हो जाए। ये कॉन्सेप्ट न्यू है इंडिया के लिए, वैसे तो दुबई वगैरह में है इस तरीके के हब, पर इंडिया के लिए नया कॉन्सेप्ट है। यूनिक इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ताकि फटाफट यार केसेस खत्म हो, कौन कोर्ट के चक्कर काटता रहे। एंड एक ऑप्शन होगा इंडियन प्लेयर्स के पास कि भाई इंटरनेशनल ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर ना जाए और यहीं पे अपना रिजॉल्व कर ले। डीजीएस का भी ऑफिस यही होगा। एंड ब्रिंग बैक बिजनेसेस दैट हैव माइग्रेटेड ओवर ईयर्स टू द फॉरेन लोकेशंस, ताकि उसको वापस लेके, क्योंकि गुजरात में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पोर्ट 40% ऑफ कंट्रीज कार्गो को हैंडल करता है, तो इसीलिए चालू यहाँ से करने की बात कह रहे हैं। देन व्हाट इज स्पेस एक्स नासा अपकमिंग क्रू 1 मिशन लॉन्च, ठीक है। तो जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल है, द फैल्कन 9 रॉकेट है, तो ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय स्पेस एजेंसी, बेसिकली सर्टिफाई कर दिया, हम इनको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन स्पेस एक्स कैन नाउ ऑपरेट रेगुलर फ्लाइट्स टू द स्पेस स्टेशन, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो उसको स्पेस एक्स उसको ऑपरेट करेगा, वहां से सामान लेकर आएगा और वापस भी लेकर आएगा, ठीक है। एंड ये नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से बेसिकली इसको लॉन्च करेंगे। व्हाट इज क्रू 1 मिशन, इट इज अ पार्ट ऑफ नासा कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। कॉमर्शियल क्रू मतलब लेकर जाएगा लोगों को एंड वापस लेकर आएगा, हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मेक स्पेस ईजियर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, सस्ता हो जाए, कार्गो और क्रू दोनों को भी वापस लेकर भी आए और छोड़कर भी आ जाए, ठीक है। एंड क्रू 1 विल बी फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट, ठीक है, ऑफ स्पेस एक्स क्रूज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑन फैल्कन 9 रॉकेट। तो जो फैल्कन 9 रॉकेट है ना, ठीक है, तो ये क्रू 1 तो पूरा मिशन हो गया, फैल्कन 9 रॉकेट से इसको भेजेंगे लोगों को एंड फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वहां पे उनको सैर करा के आएंगे, क्रू को भेज देंगे वहां पे काम वाम करने के लिए। एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ 3 शेड्यूल फ्लाइट शेड्यूल्ड ओवर द कोर्स ऑफ 2020 एंड 2021, इसीलिए क्रू 1 बोला गया है, ठीक है। तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल क्या है, इट विल कैरी अप टू 4 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, ऑन नासाज मिशन मेंटेनिंग स्पेस स्टेशन क्रू ऑफ 7 टू मैक्सिमाइज टाइम डेडिकेटेड, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हो तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो पाएगी। सो ये काम क्या करेंगे, दे विल कंडक्ट माइक्रोग्रेविटी स्टडीज, ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च का ही काम चलता है आईएसएस में ज्यादा। मटेरियल्स टू इन्वेस्टिगेट फूड फिजियोलॉजी, इफेक्ट्स क्या होगा डाइटरी इंप्रूवमेंट्स का ऑन द इम्यून सिस्टम, गट माइक्रोब्स कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अडेप्ट कर सके स्पेस फ्लाइट को, ठीक है। एंड जो साइंटिस्ट वहां पे बैठे हैं, ठीक है, एंड कलेक्ट सैंपल्स टू प्रोवाइड साइंटिस्ट बैक ऑन अर्थ, ठीक है, सैंपल्स या फिर डेटा कलेक्ट कर लेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे हाउ स्पेस फ्लाइट्स अफेक्ट ब्रेन फंक्शन, तो इस तरीके की काम वहां पे चला करेंगे, ठीक है। देन पन्ना टाइगर रिजर्व्स गेट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स स्टेटस, ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिल गया है, ठीक है। सो क्योंकि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, पन्ना से आपको टाइगर ही याद आना चाहिए हमेशा, ठीक है। एवरी ईयर यूनेस्को अपॉइंट्स न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड रिमूव अदर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो MAB है, ठीक है, तो ये कब इनिशिएट हुआ था 1974 में, ठीक है, कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम इंश्योर करेंगे ताकि जो बायोस्फीयर्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। लॉन्च्ड इन 1971, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, ताकि वो एस्टैब्लिश कर रहा है साइंटिफिक बेसिस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। ये कंबाइन करता है नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन को, ताकि वो ह्यूमन लाइवलीहुड को इंप्रूव कर सके एंड जो फॉरेस्ट या एनवायरमेंट के बेनिफिट्स है उनको इक्वली या इक्विटेबली शेयर कर सके, दस प्रमोटिंग इनोवेटिव अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि वो सस्टेनेबल हो, बेसिकली कल्चरल सोशली अप्रोप्रिएट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो। अंडर दिस प्रोटेक्शन ग्रांट होती है नॉट ओनली टू फ्लोरा फ्लोना ऑफ द प्रोटेक्टेड रीजन, पर जो इवन जो ट्राइबल्स होते हैं वहां पे ह्यूमन कम्युनिटीज होती है उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है।
फर्स्ट ऑफ इंडिया रिजर्व टू द यूनेस्को जो बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है उसमें तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर आए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, विंध्यास में है, ठीक है, जो विंध्या सतपुड़ा हम पढ़ते हैं, ठीक है, इधर आ गया विंध्या सतपुड़ा, तो वहां पे है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी। केन रिवर यहाँ से जाती है, फ्लोज थ्रू दिस रिजर्व एंड इट इज फॉर द पन्ना डायमंड माइनिंग यहाँ पे होती है। केन बेटवा इंटरलिंकिंग, अब केन आगे तो केन बेटवा रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ही लोकेटेड है, ठीक है। दैट इज अबाउट हैदरपुर वेटलैंड। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोच रहे हैं कि भाई इसको रामसर साइट डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। फेड बाय गंगा एंड सोलानी रिवर्स, ठीक है। वेटलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1984 आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बराज, ठीक है, जो मध्य मतलब बीच वाली मतलब बेसिकली अपर मिडल एंड लोअर गंगा उनका हो, एंड स्प्रेड ओवर 1 to 1.4 acres. It is located within boundaries of Hastinapur Wildlife Sanctuary. It is an important stopover destination for winter migratory birds like grey lag goose and bar-headed goose. ये फोटो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली याद रखना, जो हैदरपुर वेटलैंड है यहाँ पे गंगा रिवर है, सोलानी रिवर है, एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर नमामि गंगे, ठीक है। तो नमामि गंगे तो 2014 में लॉन्च किया गया था एज अ मॉडल वेटलैंड along the Ganga river. So this was it for today's discussion. I hope you like it and thank you so much for watching.